हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई, डाइपोल मोमेंट, है ना। अपना जो हेडिंग है वो क्या है? डाइपोल मोमेंट, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? म्यू से, है ना। और म्यू बराबर होता है, देखो दो तरीका होता है। म्यू बराबर या तो Q इंटू डी लिखते हैं या फिर E इंटू डी लिखते हैं, ठीक है। E इंटू डी, वेर E जो होता है ना, E ये होता है चार्ज, और ये जो D है ना, D ये होता है डिस्टेंस। ये क्या होता है आपका? डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी डिस्टेंस जब हम मेजरमेंट करते हैं ना, तो एंगस्ट्रॉम में मेजरमेंट करते हैं। किसमें? और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, या 1 इंटू 10⁻⁸, या 1 हटा दिया, सीधे डायरेक्ट लिखिए। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁸ सेंटीमीटर। और जो चार्ज होता है ना यहाँ पे, चार्ज E या Q बोल दीजिए, है ना। ये होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, या Q बराबर 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ये जो ESU होता है ना, सीजीएस सिस्टम में होता है। किस में होता है? सीजीएस सिस्टम में। और एक टर्म मतलब इसका यूनिट होता है डी बाई, ये ना म्यू, इसका यूनिट क्या होता है? डी बाई, DEBY, डी बाई। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 डी बाई इक्वल टू होता है 1 डी बाई इक्वल टू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। या कभी देखोगे ये लिखा रहेगा 1 डी बाई इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻30 कूलाम मीटर, ठीक है। वो ऐसे भी लिखा होगा। तो हमको जो मेन यूज करना है वो ये यूज करना है, ESU सेंटीमीटर, है ना। तो अब देखो, अगर म्यू की वैल्यू निकाला जाए, म्यू बराबर यहाँ पे होता है Q इंटू डी, यानी Q की वैल्यू हो गई हमारी ये 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, एंड डी होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। जो अगर लिखा जाए तो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁸ ESU सेंटीमीटर। या इसी को बोल सकते हैं 1 डी बाई बराबर 4.8 डी बाई, ठीक है। तो ये हम यूज करते हैं भाई मेजरमेंट के लिए, कि जब भी डाइपोल मोमेंट अगर मेजरमेंट करना होगा ये फार्मूला यूज करते हैं। और ये जो वैल्यू है ना, ये इसको थ्योरेटिकल वैल्यू बोलते हैं। ये जो म्यू निकाल रहे हो आप, इसको म्यू थ्योरेटिकल बोलते हैं। थ्योरेटिकल मतलब कि हम ऐसे थ्योरी के द्वारा लेकर के आ रहे हैं। अब ये जो डाइपोल मोमेंट है, इसको पढ़ते क्यों है, समझ पा रहे हो? तो किसी भी कंपाउंड में अगर मैं पता करना परसेंटेज ऑफ आयनिक कंपाउंड, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर होता है म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू थ्योरेटिकल, या म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। यदि परसेंटेज है तो ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है। अब एक पॉइंट याद रखो कि हमेशा जब भी हमें अगर क्वेश्चंस पे देखा जाएगा तो म्यू ऑब्जर्व गिवन होता है, म्यू ऑब्जर्व दिया रहता है, और जो म्यू थ्योरेटिकल है ये कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन से अगर आप देखा जाए, थोड़ा लिखिएगा, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैलकुलेटर, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर, ठीक है, इन HCl मॉलिक्यूल, इन HCl मॉलिक्यूल इफ म्यू ऑब्जर्व इक्वल टू 1.03 डी बाई, म्यू ऑब्जर्व इक्वल टू 1.03 डी बाई, एंड डिस्टेंस बिटवीन HCl molecule
डिस्टेंस बिटवीन HCl मॉलिक्यूल इज 1.275 एंगस्ट्रॉम। डिस्टेंस बिटवीन HCl मॉलिक्यूल इज 1.275 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं भाई कि सबसे पहले यूनिट देखेंगे। जब इसका सॉल्यूशंस किया जाएगा, ये देखो कि आपकी गिवन क्या है। ये ऑब्जर्व वैल्यू हमको दिया है क्वेश्चंस में, जो म्यू ऑब्जर्व है वो गिवन 1.03 डिवाई। अब म्यू थ्योरेटिकल नहीं दिया है, ये होता है Q इंटू डी। शायद हमको क्वेश्चंस में डिस्टेंस दिया है ये 1.275 इंटू 10 के पावर -8 सेंटीमीटर, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में है। एंगस्ट्रॉम को हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 पावर -8 सेंटीमीटर होगा, इसलिए 1.275 एंगस्ट्रॉम है, ये 1.275 इंटू 10 पावर -8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और Q की वैल्यू हमको ये रखनी होगी, ये 4.8 इंटू 10 पावर -18, सॉरी ये वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी 4.8 इंटू 10 के पावर -10 ESU। अब देखो इसमें से जो वैल्यू एक तरफ उसको एक तरफ कर लो, जैसे 4.8 इंटू 1.275 इंटू 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर। इतने टर्म को मिला के आप बोल सकते हो। देखो थोड़ा हम ध्यान देना कि जब भी ये म्यू निकालो, ये म्यू निकालना वही है, यानी परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालना हमें ये, ठीक है। तो ऊपर यदि डिवाई में है तो यहाँ भी डिवाई में होना चाहिए, क्योंकि यदि ये यूनिट अलग अलग होगा तो हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते। जब भी डिवीजन होता है तो सेम यूनिट का डिवीजन होता है। तो सेम यूनिट देखो कैसे होगा, अगर ऊपर 1.03 डिवाइड दिया है, इसे भी हम लिखेंगे डी में, ये हो जाएगा 4.8 इंटू 1.275 डी इंटू 100, डी से डी कट जाएगा, ठीक है। अब देखो कॉमन सेंस, अगर ये 12 मान ले कुछ समय के लिए और इसको 5 मान लिया जाए, ये हो जाएगा 1.03 इंटू 100 बाई 6.0 अप्रॉक्स आ जाएगा। 6 से डिवाइड किया जाए इसको तो 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और 16 पॉइंट समथिंग को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए 1 पॉइंट समथिंग से, यह आ जाएगा 17%। 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, एक 15%, बी 16%, सी 17% और डी 18%, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी। इसमें देखो आप सब कर ले जाओगे, सुनना देखो मेन क्या होता है, म्यू ऑब्जर्व यानी डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व आपको दिया रहेगा, थ्योरेटिकल निकालना होता है, उस थ्योरेटिकल में भी डिस्टेंस आपको दिया रहेगा, ठीक है। क्यू आपको ये रखना पड़ेगा यहाँ से, ये क्यू की वैल्यू 4.8 इंटू 10 पावर -10 ESU। अगर आप मान लो इसको किसी दूसरे यूनिट में लिखते हो तो फिर इसे ऊपर वाले को भी चेंज करना पड़ेगा, डिवाई को भी। जैसे मान लो है ना ये 3.3 इंटू 10 पावर -30, ऊपर भी 30 लिखोगे, यहाँ भी 30 करोगे तो वो कट जाएगा, तो बात वही आएगी। मेन बचेगा कौन? 1.03 और ये 4.8 इंटू 1.275, ये अप्रॉक्स लगभग आपका आ जाएगा 16-17 के आसपास, है ना? नहीं, 6 के आसपास आएगा, और 6 से डिवाइड करोगे अगर 100 को तो 16 आएगा, तो समथिंग मान करके 17 मान लेंगे, है ना? एग्जैक्ट नोट कर लो आप इसे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, है ना, तो ऐसे ही लगाते हैं डाइपोल मोमेंट। अब इसका सेंस ये होता है कि देखो कोई भी कंपाउंड यदि 50%, जैसे कहते हैं ना डिफरेंस, कि अगर ये वैल्यू 50% आ रही, कितना आ रही है? 50%। इसका मतलब अगर 50% आ गया तो 50% आयनिक होगा उसमें और 50% कोवैलेंट होगा, है ना? क्योंकि कोई भी कंपाउंड जो होता है ना, कंपाउंड वो 100% ना तो आयनिक होता है और ना ही वो 100% कोवैलेंट होता है। समझ रहे हैं आप? 100% कोवैलेंट होता है, कुछ आयनिक भी होगा और कुछ कोवैलेंट होगा। डाइपोल मोमेंट इसीलिए हम लोग स्टडी करते हैं कि किसी भी कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर कितना होगा ये पता करते हैं डाइपोल मोमेंट से, और किसी भी कंपाउंड में कोवैलेंट कितना होगा ये पता करते हैं फजान्स रूल से, है ना?
अगर हमें कोवेलेंट कैरेक्टर पता करना होगा तो फजांस रूल पढ़ेंगे, और आयनिक कैरेक्टर पता करना होगा तो हम लोग डाइपोल मोमेंट पढ़ते हैं। नोट कर लो इसको भैया इतना। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो हम लोग चल रहे थे भाई डाइपोल मोमेंट। क्या चल रहा था? डाइपोल मोमेंट, जिसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? म्यू से। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? म्यू से, है ना। तो लिखना आप लोग कि डाइपोल मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। लिखेंगे इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, है ना। अब देखो वेक्टर क्वांटिटी का सेंस होता है सर उसमें मैग्नीट्यूड प्लस क्या होना चाहिए? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होना चाहिए, है ना। अब देखो इसमें जो डायरेक्शंस होता है वो कैसे डिसाइड करेंगे? यदि कोई वेक्टर क्वांटिटी उसमें का डायरेक्शंस पता करना होता है तो वो होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से डायरेक्शन किसके तरफ होती है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो जब भी वेक्टर बनाते हैं ना वेक्टर, तो कुछ ऐसे एरो दिखाएंगे उसका। इस तरह से एरो का मतलब है ये टेल होता है, इसे हेड बोला जाता है। ये हेड होता है वेक्टर का, और वेक्टर का ये टेल होता है ना। तो जो हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शो किया जाता है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि हेड की तरफ नेगेटिव बना दीजिए और टेल की तरफ पॉजिटिव भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए यदि कोई मॉलिक्यूल है, क्या है, मैं सोच रहा हूं यहां लिखता हूं, है ना। देखिए यदि मॉलिक्यूल है, दो टाइप का होता है मॉलिक्यूल। या तो वो डाई एटॉमिक होगा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, या फिर वो पॉली एटॉमिक होगा, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक भी दो टाइप का होगा, या तो वो होमो एटॉमिक होमो होगा, ऐसा होगा भाई होमो डाई एटॉमिक, या फिर वो हेट्रो डाई एटॉमिक। होमो का मतलब देखो क्या होता है, अगर होमो है, क्या है होमो, इसे बोलते हैं नॉन पोलर। इसे क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। अगर हेट्रो है इसे क्या बोला जाएगा? पोलर। फिर सवाल आता है कि नॉन पोलर का क्या मतलब है? म्यू जीरो होगा। पोलर का क्या मतलब है? म्यू जीरो नहीं होगा। जैसे होमोटाइप H2O2 N2, हेट्रोटाइप एग्जाम्पल HCl HBr HF, इस टाइप का। पॉली एटॉमिक में जो होता है, इसमें देखिए आप पॉली एटॉमिक में क्या होता है। अब पॉली एटॉमिक में जो म्यू होगा वो नेट देखा जाता है, या म्यू नेट जीरो होगा या फिर म्यू नेट आपका जीरो नहीं होगा। अगर म्यू नेट जीरो आ रहा है ये हो जाएगा नॉन पोलर, यानी वो मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर। और ये कैसा हो जाएगा? पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें हो जाएगा नॉन पोलर। ये देखो जो पोलर है ना, ये इसी को बोलते हैं डाइपोल। जैसे एग्जांपल देख लो आप, BeCl, या ऐसे कह दो इसमें मैक्सिमम रेगुलर स्ट्रक्चर, मैक्सिमम रेगुलर स्ट्रक्चर। इसमें कहेंगे मैक्सिमम इरेगुलर स्ट्रक्चर, इरेगुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यदि रेगुलर स्ट्रक्चर मैक्सिमम रेगुलर है तो वो, अब देखिए यहां पे अगर हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं ना, रेगुलर का मतलब जैसे देखो BeCl2, अच्छा पहले लिख लीजिए फिर बात करते हैं इसमें, है ना। पहले आप नोट कर लीजिए इसको।
अब जैसे देखिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं BeCl2, तो जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे आप पहले देखिए, तो आपने ऐसे बनाते हैं आप लोग। तो पहले हम देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी, क्या देखेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। जो वेक्टर क्वांटिटी वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ होता है। बेरिलियम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है और ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। ये डायरेक्शन ऐसे बनेगा और दूसरे वाला डायरेक्शन ऐसे बनेगा, है ना? तो ये देखिए अपोजिट है ना, ये अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जब कैंसिल होगा या जो म्यू की वैल्यू वो जीरो हो जाएगी, और जब म्यू की वैल्यू जीरो है आप इसे क्या बोल सकते हैं? नॉन पोलर। दूसरा देखिए, यदि मान लीजिए है BF3, ठीक है, ऐसे समझिए बोरान ये 2 और ये 3, ठीक है। तो अब अगर देखो सिर्फ बॉन्ड की बात की जाए तो बोरान की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.0 होती है और फ्लोरीन का 4.0। तो डायरेक्शन ऐसे दिखाएंगे इस तरह से। अगर हम सिर्फ इस बॉन्ड की बात करें तो ये बॉन्ड हमारा पोलर है, लिखा था हमने डाई एटॉमिक में हेटेरो एटॉमिक, देखो ये, तो ये हेटेरो एटम अलग अलग एटम है, ये क्या होगा? पोलर होगा, और इसका जो म्यू है वो जीरो नहीं होगा। फिर जब हम सबको मेंशन करेंगे, अब मॉलिक्यूल को देखेंगे, किसको? मॉलिक्यूल को। ये दिखेगा कि सर यहाँ पे थीटा 120 डिग्री है। थीटा कितना है? 120 डिग्री। तो कभी भी अगर थीटा 120 होता है, थीटा कितना होता है? 120। अगर वो उसमें ये होता है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर एक इधर है और ये ऐसे है, और अगर ये 120 डिग्री है, तो मान लो अगर ये 5 न्यूटन, ये भी 5 न्यूटन है, तो जिसका रिजल्टेंट आएगा वो भी आएगा 5 न्यूटन। यानी इसके कहने का सेंस ये होता है कि अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें तो देखो इधर आएगा और ऊपर भी वही, सेम ऊपर भी वही है, तो यहाँ पे जो म्यू होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा और म्यू की वैल्यू कितना आएगी? 0। म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। एक बात देखो, मैं तुम्हें डायरेक्ट बता दे रहा हूं इसी को बाहर निकाल करके, यदि कभी भी सराउंडिंग एटम सेम टाइप का हो, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, चाहे जितना भी हो, अगर सराउंडिंग एटम सेम टाइप का है, उसका जो नेट मोमेंट आएगा, डाइपोल मोमेंट ओवरऑल मॉलिक्यूल का, वो 0 हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों का जब रिजल्टेंट आप निकालोगे तो इधर आएगा और ये ऊपर जाएगा, तो नेट देखा जाएगा ना, जो म्यू नेट है वो क्या आएगा? 0। समझ गए इसको? आप नोट करो आप इसे। अब देखो हम लोग को मेंशन करना भाई SO2 एंड SO3, इसमें समझना है कि डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले अगर देखा जाए इस तरह, कभी भी अगर हमें कोई भी मॉलिक्यूल देगा, सबसे पहले निकालेंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन। sp2 का मतलब पहले स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सेंटर में कौन है? सल्फर। कितने ऑक्सीजन है? 2। और ये क्या हो जाएगा आपका? लोन पेयर। यहाँ पे सेंटर में कौन है? ऑक्सीजन, सॉरी सल्फर। पहले ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब देखिए ये देखो सेम वही बन के ट्राइगोनल प्लानर, तो यहाँ म्यू आपका 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा 1 डिग्री है, 20 है, ये सब के सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इसमें देखो ये लोन पेयर आ गया ना, लोन पेयर। तो जो लोन पेयर होता है ना, ये एक नोट लिखेंगे यहाँ पे कि कभी भी यदि लोन पेयर आ जाए ना, तो सेंट्रल एटम के से दूर होता है, उसे कहते हैं वर्टिकली अपवर्ड। उसे क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपवर्ड। जैसे आपने अम्ब्रेला देखा होगा, अम्ब्रेला में एक ऊपर की तरफ होता है ना, उस ऐसे, तो उसको बोलते हैं वर्टिकली अपवर्ड, है ना। एक बार लिख लो आप, डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर
डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल away from the central atom, away from the central atom। अब देखो इसमें क्या है, डायरेक्शंस ऑफ लोन पेयर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल इज अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो SO2 है और ये लोन पेयर है इसका डायरेक्शन इस साइड में होगा और इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो इस साइड में होगा। तो अगर नेट इधर देखा जाए ये ऊपर की तरफ होगा और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इधर होगा। तो ये दोनों कभी इक्वल नहीं होते क्योंकि लोन पेयर का मैग्नीट्यूड अलग होगा, ये लोन पेयर का मैग्नीट्यूड अलग होता है और इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में अलग होगा, तो कभी भी ये इक्वल नहीं होगा, जो भी म्यू आएगा वो जीरो नहीं होगा। इसलिए इसे बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल। ये क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे आप देखो अमोनिया का नाम सुने होंगे, तो ये देखो कुछ इस तरह से होते हैं और ये है लोन पेयर। कहेंगे कि लोन पेयर का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, और इन तीनों का भी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगा ऐसे, तो यहां भी म्यू इक्वल नहीं होता, यानी अमोनिया में कैसा होगा, पोलर मॉलिक्यूल। फिर बात करते हैं वाटर का। वाटर में कितने लोन पेयर है, दो, इसका भी रिजल्टेंट कहाँ होगा, ऊपर के तरफ, और इन दोनों का भी मैग्नीट्यूड ऊपर के तरफ, यानी यहां भी म्यू नेट जीरो नहीं होगा। तो जिसमें भी जीरो नहीं होता है उसे पोलर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, पोलर। नोट करो भाई से।